तो हम जो है अपना अरिहंत का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल वाला। और मैंने आपको बताया था कि गुडविल जो है, पहली बात तो बेसिक मीनिंग गुडविल का है कि बिजनेस जो एक इंटेंजिबल फोर्स उसके साथ जुड़ी हुई है, एक उसकी जो रेपुटेशन उसके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो उसकी अपनी हो चाहे वो उसने परचेज़ करी हो, उसकी वजह से हमेशा वो अपने कॉम्पिटिटर के आगे निकल जाता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है। तो ये गुडविल होती है। बाकी बिल्कुल मैं शॉर्ट में आऊँ तो गुडविल दो तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। और क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो AS 26 है वो ये बात करता है कि इंटेंजिबल असेट्स जो होते हैं, खासकर को जो गुडविल है, वो आप तभी रिकॉर्ड करोगे अपने अकाउंट्स में, अपनी यानी कि बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे, जब आपने उसके लिए पे किया हो। तो इसकी वजह से हम जो है ये करते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रति हम बाइस्ड ही रहेंगे। कभी कोई पार्टनर कहेगा कि इतनी वैल्यू है हमारे फर्म की, कोई कहेगा इतनी वैल्यू है। तो सेफ साइड हम ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड ही नहीं करते जहाँ पे हमें एक्यूरेटली नहीं पता कि हमने कितना इसके लिए मनी वाइज हमने बियर किया है। तो इसलिए हम एक्चुअली जो बियर करते हैं यानी कि पे करते हैं किसी गुडविल को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो हम उतने से ही जो है अपने एसेट्स में एंट्री करते हैं गुडविल एसेट की। और AS 26 ये भी कहता है कि ये खर्चे को आप जितनी जल्दी राइट ऑफ हो सके कर दो। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट में यहाँ पे जो है डेबिट करके जो है उसको शो कर देते हैं। लेकिन गुडविल को जब राइट ऑफ करा जाता है तो जैसे बाकी एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं उस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना। लेकिन गुडविल या कोई भी और इंटेंजिबल एसेट को जब हम राइट ऑफ करते हैं यानी उसको खर्चे के तौर पे इस साल दिखाते हैं P&L में डेबिट करके, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, हाँ, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो उस चीज़ को कहते हैं जब आप इंटेंजिबल असेट्स पे किए हुए खर्चे को साल के दौरान राइट ऑफ कर रहे होते हो जितना भी अमाउंट। हालांकि AS 26 हमको ये सजेस्ट करता है कि इंटेंजिबल असेट्स ना आप भले ही 4 साल के लिए ख़रीदो या 5 साल के लिए ख़रीदो, पर वो क्योंकि इंटेंजिबल हैं तो उस पर हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते कि वो एक्चुअली 4-5 साल तक आपको प्रॉफिट दें। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उनको राइट ऑफ कर दो। आप टेंजिबल असेट्स तो आपके सामने रखे हैं तो उनकी तो यूज़फुल लाइफ जो है आप उसको उतने सालों में बांट सकते हो। यानी कि सपोज़ मैंने कोई मशीन ख़रीदी और मुझे दिखता है कि हाँ इस तरह की मशीन 10 साल तो चलेगी ही चलेगी, तो मैं आराम से उसके खर्चे को 10 साल में बांट दूंगा और हर साल जितना खर्चा दिखा रहा हूँ उसको मैं डेप्रिसिएशन बोल दूंगा और उतने अमाउंट से असेट जो है मेरा बैलेंस शीट में रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि उतना अमाउंट मैंने यूज़ कर लिया इस साल। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि 40 लाख की मशीन ली, उसकी लाइफ कितनी है 10 साल, मैंने क्या किया इजीली 4-4 लाख रुपए में हर साल यूज़ करूँगा एज गुड एज। तो इसलिए इस साल मैंने 4 लाख क्या दिखा दिया, डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट करते, ठीक है। और मेरी अब लेकिन जो है मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, अब 40 लाख नहीं बची, क्योंकि 4 लाख वैल्यू आपने मनी वाइज यूज़ कर ली इस साल। तो इस साल के अंत में आपकी असेट जो है आप रिड्यूस कर दोगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट से और वहाँ पर लिखा जाएगा 40 - 4 36 लैक्स। तो ये मैं कह रहा था। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स जो है इतने, क्योंकि टेंजिबल नहीं है तो इतने क्लियरली मैं नहीं बोल सकता कॉन्फिडेंटली कि मेरे को ये गुडविल जो मैंने परचेज़ करी एग्जैक्टली 4 साल फ़ायदा देगी। तो इसलिए उसके लिए सजेशन ये दिया गया है कि भले ही आपने पेमेंट जो है एग्रीमेंट के हिसाब से 4 साल या 5 साल के लिए की हो, लेकिन आप अगर उसी साल में भी राइट ऑफ कर सकते हो पूरे अमाउंट को तो कर दो, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स के साथ आपको चांस नहीं लेना चाहिए। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता भी यही है कि आप भले ही ज़्यादा लॉस या ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अपनी तरफ से ज़्यादा इनकम या कम एक्सपेंस रिकॉर्ड करना गलत रहेगा, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ा देगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको बाद में झटका दे सकता है। तो आप सेफ साइड जो है अपने प्रॉफिट को खुद ही ज़्यादा एक्सपेंस या पूरा राइट ऑफ करके घटा लो इस साल, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप सेफ साइड बुरा ही सोच रहे हो ना, ज़्यादा अच्छा सोच लो और बुरा हो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए AS 26 कहता है कि पहली बात तो परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करेंगे असेट्स में, बैलेंस शीट में असेट साइड, और उसको जितनी जल्दी हो सके आप राइट ऑफ करने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही नहीं आ सकते हैं आपको MCQ में कि क्या AS 26 ये सजेस्ट करता है कि अगर सपोज आपने 4 साल के लिए पेमेंट करी है तो आपको, लेकिन अगर आप 2 साल में भी राइट ऑफ करना चाहो तो क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए पता नहीं। हम कहते हैं ना कि इज़्ज़त मतलब जो है कमाने में सालों साल लग सकते हैं लेकिन जाने में देर नहीं लगती। तो इसलिए उस पर किए हुए खर्चे को भी आप जितनी जल्दी राइट ऑफ कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो खर्चों में, उतना कर लो। ओके, अच्छा, फिर हमने बात करी थी सिंपली, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जो है हमने बेसिक बात तो ये करी थी कि कभी भी अगर कोई चीज़ की वैल्यू अगर आपको लगती है X, लेकिन अगर आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो,
तो वो आप मान लेते हो कि गुडविल परचेज करने के लिए करी होगी, तो उसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने पे किया, किसी चीज़ की इनहेरेंट जो वैल्यू होनी चाहिए थी उतना मुझे पे करना चाहिए था। अगर सपोज़ इस बैग की वैल्यू जो है वो मेरे को लगता है बिल्कुल फेयर वैल्यू जो इसकी 10,000 होनी चाहिए, लेकिन इसका जो सेलर है वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली ज़्यादा चार्ज कर रहा है। वो मेरे से कह रहा है 18,000 लूँगा, क्योंकि ये तो उसका बैग है, अलग अलग कंपनी आती हैं, जो भी है किसी कंपनी का बैग है, तो मैंने 18,000 दे दिए। तो मैंने एक्स्ट्रा 8,000 सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वो कंपनी का बैग ही लेना चाहता था। उस कंपनी की गुडविल कहीं ना कहीं जुड़ जाएगी मेरे साथ। जैसे ही मैं उस कंपनी का बैग खरीदूंगा मेरा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सोशल वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एज गुड एज आपने जो एक्स्ट्रा 8,000 पे किए हैं, तो वो हम यहाँ पे बोलते हैं अकाउंट्स में कि कभी भी आप एक वैल्यू के ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर पे करते हो, कंसिडरेशन ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन, तो आपने पेमेंट कर दिया गुडविल के लिए, तो उसको आप अपने अकाउंट्स में गुडविल नाम से रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है। बाकी इस चैप्टर में आपको अगर कभी भी आपको किसी पर्पज़ के लिए अपने बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएशन करनी हो, कि जानना हो कि कितना होगा, तो उसके लिए 3 मेथड दे रखे हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड है जिसमें सब मेथड से 2, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो सिंपली कहता है कि आप सिंपली देख लो कि आपके पिछले 4-5 साल में कितने प्रॉफिट हुए हैं, और एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप जो अमाउंट पे पहुंचोगे वो आपके बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सुपर प्रॉफिट मेथड्स इसी को आगे की बात करता है कि आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट हटा दो जो कि कोई भी बिजनेस खुद से कमा सकता है, तो उसको आप अपनी गुडविल मत मानो। तो अपनी गुडविल उसको मानो जो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो अपने कंपटीटर से ज़्यादा, या नॉर्मली जो लोग करते हो उससे ज़्यादा। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक अमाउंट जो है हमें क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट में से हटा देते हैं और हम पहुंच जाते हैं सुपर प्रॉफिट पे। और सुपर प्रॉफिट को जब आप एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आप पहुंच जाओगे गुडविल पे इस मेथड के हिसाब से। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड, दोनों में ही लास्ट में आपको एक रैंडम नंबर ज़रूर दे रखा होगा जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो कि कोई और बिजनेस आपकी गुडविल परचेज करना चाहता है कितने सालों के लिए, तो 1 साल का प्रॉफिट हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, और उसको कितने सालों के लिए वो लेना चाहता है, तो उस रैंडम नंबर से जो हमें क्वेश्चन बता रहा है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज नाम से, या कभी कभी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा आप एवरेज प्रॉफिट को या सुपर प्रॉफिट को ट्वाइस कर दो, थ्राइस कर दो, तो गुडविल पे पहुंच जाओगे। यानी कि रैंडम नंबर भी हो सकता है या नंबर ऑफ़ ईयर परचेज भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके हम एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट को हम पहुँच जाते हैं गुडविल पे। बड़ी जल्दी हो रहा है लेकिन आप सुन सकते हो, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। और लास्ट मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें वही वाली बात है कि आप एक बिजनेस की फेयर वैल्यू निकालते हो जिसको आप बोलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके लिए आप सिंपली उस बिजनेस के असेट्स में से उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे ही निकालते हैं। उस क्लास में तो शायद आप भी आई थी जिसमें आप और आप थे, तब साध्या नहीं थी। ठीक है, याद है मुझे। उसके बाद जो है आप उस बिज़नेस के लिए चार्ज कितना कर रहा है सामने वाला बंदा, वो आपको जो है क्वेश्चन बताता है। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू सपोज चार्ज करता है वो बंदा 7 लाख रुपए, जबकि उस बिज़नेस की फेयर वैल्यू यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, जो कि होनी चाहिए थी उसकी फेयर वैल्यू, वो 5 लाख है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है यानी कि 2 लाख रुपए, वो आपकी गुडविल होगी। तो कैपिटलाइजेशन का जो पहला मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो यही बात करता है कि आप एक फेयर वैल्यू निकालते हो कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से, और उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू जो दे रखी है उसमें से माइनस कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो आप गुडविल अमाउंट पे पहुंच जाते हो। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं आता। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन करते करते नंबर ऑफ ईयर परचेज डेटा या तो होगा ही नहीं, और दे भी रखा है तो इरेलेवेंट है, क्योंकि कहीं पे भी कोई फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज़ नहीं होता कैपिटलाइजेशन मेथड में। वहाँ पे सिंपली हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कि मिल जाती है मुझे उस बिज़नेस की बैलेंस शीट से, कैसे असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करके, और जो है कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कितना चार्ज करा जा रहा है उस बिज़नेस को परचेज करने के लिए, या उस बिज़नेस की मतलब वैल्यू कितनी लगाई जा रही है, पेमेंट कितनी लगाई जा रही है, तो वो हमें दे रखी होती है सीधी सीधी। तो उससे जो है हमें डिफरेंस बस लेना है और हमें गुडविल मिल जाती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो और आसान है। सिंपली आपको सुपर प्रॉफिट को आप जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कैपिटलाइज कर देना है, यानी कि आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा होगा और एक रेट दे रखा होगा, तो आप कितना जो है कहीं ना कहीं इस बिज़नेस की वैल्यू होगी जिसको अप्लाई करके ही सुपर प्रॉफिट आया होगा, आपको रिवर्स वर्किंग करके उस पर पहुंचना है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट और हम इंटू नहीं
नेट जो नॉर्मल रेट है उससे डिवाइड कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज जो दे रखी होती है, और हमारे पास एक बड़ी सी वैल्यू आ जाती है जो कुछ नहीं करना, वो डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू है। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में होता है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीज़ थियोरेटिकल शायद इतनी समझ ना आ रही हो, क्वेश्चंस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पर हाँ, इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके पूरे सिलेबस में 2 चैप्टर हैं जो बहुत छोटे हैं। एक तो पार्टनरशिप वाली बुक में गुडविल नाम से छोटा ही चैप्टर है, ये हो गया इसकी थ्योरी कंप्लीट। और एक और चैप्टर है आपका बुक 3 में। बुक 3 में जो दूसरा चैप्टर है आपका एनालिसिस नाम से, वो भी बड़ा छोटा है। उसमें सिंपली आपको 4 टूल्स के बारे में बता रखा है जो कंपनी में डेटा जब पूरा बन जाता है, यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, तो उस पर हम 4 टूल्स अप्लाई करके उसकी एनालिसिस करते हैं। तो 4 टूल्स के नाम क्या थे, आपको याद है? बताओ। अच्छा, 4 टूल्स थे, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये 4 टूल्स का मीनिंग समझना है। इवन ये चारों टूल्स को डिटेल में कराया भी नहीं है उसमें, क्योंकि आपके कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 में है। बस एक ही हमारे टर्म 1 में इस टूल में से, जो कि पूरा चैप्टर ही है, हम कर चुके हैं, रेशियो एनालिसिस। तो वो चैप्टर भी बहुत छोटा है, ये चैप्टर भी बहुत छोटा है। आपके एग्जैक्टली 6 ही चैप्टर है जो थोड़े से लंबे हैं। और सबसे टेक्निकल चैप्टर जो मैं कहूँगा एक, वो है वो वाला अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला, जो हमने लास्ट में करा था। तो वो मतलब जो है वेटेज वाइज भी बहुत अच्छा है, कि मतलब उसमें जो आप मेहनत करोगे ना, उसके रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वो अकेला 12 नंबर का है, ठीक है। तो हम जो है अब एक एक करके जो है इस अरिहंत की बुक के 50 क्वेश्चन जो है 1 गो में जो है आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। और अब हम 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है रीड करते हैं। आपको कभी भी इन ऑडियोज़ का फ़ायदा तभी होगा जब आप पहले खुद एक बार एफर्ट डाल के उस क्वेश्चन को रीड करोगे। ये मैंने आज जो मैंने ग्रुप में डाली ऑडियो, उसमें भी बोला है कई बार। तो आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना है इन वीडियो पे, ऑडियो पे, क्योंकि नहीं तो आप अपना दिमाग साइड रख के जो है सिंपली बस सुनते रहोगे, जबकि वहाँ पे आपको खुद पढ़ना और खुद जज करना है कि इसको कैसे स्टार्ट करूँ। तो हमेशा हम पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, और उसके बाद ये जो ऑडियोज़ है फिर सुनेंगे। तो चलिए एक बार आप रीड करना, और उसके बाद हम 1 to 10 जो आंसर्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम अरिहंत के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुडविल हेल्प्स फर्म्स ब्रिंग डैश प्रॉफिट्स। तो इसका आंसर होना चाहिए एक्सेस, क्योंकि गुडविल की वजह से आपको फ़ायदा यही होता है कि आपके प्रॉफिट्स जो है अपने कॉम्पिटिटर से उससे ज़्यादा आप कमा पाते हो, एक्सेस कमा पाते हो, एक्स्ट्रा। तो 1 का ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इफ़ अ फर्म डील्स इन अ बिजनेस where demand is dash than supply, then profit will increase and therefore goodwill will increase. Obviously अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत है तो वो बिज़नेस आसानी से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर सकता है, यानी कि गुडविल चार्ज कर सकता है। तो इसलिए अगर कभी भी सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है तो सेलर जो है ठाट से जितना प्राइस मांगना चाहता है वो मांग लेता है, इसलिए उसको जो है एक्स्ट्रा हमेशा मिलता है। तो गुडविल इसलिए इंक्रीज़ होती है, क्योंकि गुडविल का मतलब ये होता है एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप कर रहे हो किसी चीज़ की वैल्यू के ऊपर। तीसरा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल। तो इसका आंसर होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट, ए, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं ना, उनका नेचर ये होता है कि वो या तो मेरे लॉसेज होते हैं, या वो सिंपली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से मैंने फॉर द टाइम बीइंग मैंने अपने बड़े खर्चों को, क्योंकि मैंने अभी राइट ऑफ नहीं किया, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग मैंने एसेट साइड लिखा हुआ है, लेकिन वो मेरे 1% टके के मेरे काम के नहीं है, वो मेरे ऊपर एक तरह से मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेज ही हैं, जिसको बस फॉर द टाइमिंग मैंने छोड़ रखा है। क्योंकि अगर एक साथ इतने बड़े लॉसेज या एक्सपेंस को अगर मैं राइट ऑफ कर देता इस साल, तो मेरे प्रॉफिट धड़ाम से गिर जाते। तो इसलिए मैंने कुछ खर्चों को, कुछ लॉसेस को इस साल होने के बावजूद अभी रिकॉर्ड नहीं किया है पीएनएल में डेबिट साइड, इसलिए जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो फॉर द टाइमिंग उसको मैं असेट साइड प्लेस करके रख देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो होते हैं मेरे फिक्टिशियस एसेट्स, फॉल्स एसेट्स, फेक एसेट्स। तो लेकिन गुडविल आपकी कोई फेक एसेट नहीं है, वो एक आपकी जेन्युइन एसेट है, और ये है कि बस वो इंटेंजिबल है, इसलिए इसका आंसर जो है सिर्फ इंटेंजिबल एसेट होना चाहिए। हालांकि बोथ देख के कोई तुक्का मारेगा तो बोथ पे ही मार देगा, क्योंकि जनरली बोथ या ऑल ऑफ द अबव वाले सही लगते हैं। इसका लेकिन आंसर है 3 का ए, इंटेंजिबल एसेट। 4 का है विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ गुडविल। तो पहला है इनवैल्यूएबल एसेट, दूसरा है डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, तीसरा है फिक्टिशियस एसेट, और डी है डजंट इम्पैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट। तो हाँ, बी कह सकते हैं, क्योंकि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनवैल्यूएबल एसेट तो नहीं है ये, उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है ये,
और ये फर्म के प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए जो सबसे क्लोज लग रहा है आंसर के वो बी लग रहा है कि हाँ, गुडविल की कैलकुलेट करने की जो वैल्यू है वो कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट तरीका होता तो एक ही तरीका होता ना, तो हमने इतने मल्टीपल फॉर्मूले क्यों बनाए हैं? क्योंकि किसी को कोई फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई। तो क्योंकि गुडविल को जो है हम एक इनटेंजिबल चीज़ को ऑब्वियसली मेजर करना बड़ा मुश्किल चीज़ है। मेरे अंदर दिमाग में कितनी नॉलेज है, आप उस चीज़ को मनी वाइज कन्वर्ट करना चाहो तो कोई किसी तरह से करेगा, कोई किसी तरह से करेगा। तो इसलिए गुडविल भी एज गुड एज यही चीज़ है कि आपने कितनी आप होल्ड करते हो रेपुटेशन, तो उसको एग्जैक्टली मेजर करना मुश्किल है। तो इसलिए इसका क्लोज जो सब सुटेबल आंसर है वो बी होना चाहिए। फिर फिफ्थ जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन टाइप है ये। इसमें क्या है कि ना आपको गुडविल बता रखी है। पहली बात तो इंडियन बियर्ड्स करके एक बिज़नेस है, उसकी गुडविल बता रखी है, मैं पहले कह रहा हूँ 10 लाख रुपए। और ये गुडविल निकाली कैसे है? एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहली बात तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेथड लग रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे यूज़ करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यूज़ करते हैं, और इज इक्वल टू आ जाता है हमारा गुडविल का अमाउंट। यहाँ पे इन्होंने गुडविल का अमाउंट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 है वो दे रखा है, तो हम ऐसे करके हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना रहा होगा हम उस पर पहुँच सकते हैं। तो कैसे पहुँचेंगे? तो x हमारा एवरेज प्रॉफिट है, इनटू हमारा 2.5 नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और इज इक्वल टू गुडविल हमारी 10 लाख रुपए। हम 2.5 को उधर भेज के डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट यानी कि x आएगा 4 लाख रुपए। अभी ख़त्म नहीं हुआ, 4 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब 4 लाख जो एवरेज प्रॉफिट आया है, अब एवरेज तो कई सालों के प्रॉफिट को हम कंसिडर करते हैं तो निकलती है। यहाँ पे इन्होंने 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो मैंने अभी निकाला 4 लाख आना चाहिए। तो यहाँ पे बस अब एक और हिडन फिगर है कि उन 3 साल में से 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है, बाकी एवरेज प्रॉफिट लेकिन आपको पता है 4 लाख रुपए। तो आप क्या करोगे? पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट प्लस करते हो, डिवाइड करते हो 3 से, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख। हम इस 3 जो नीचे है इसको उधर भेज देंगे, और ये तीनों प्रॉफिट का जो सम टोटल है वो कितना हो जाना चाहिए? यानी कि 4 लाख इंटू 3 यानी कि 12 लाख रुपए। तो ये तीनों साल के प्रॉफिट का सम टोटल 12 लाख रुपए होना चाहिए, और 2 साल का दे रखा है आपको, एक है 7 लाख और एक है 3 लाख, तो टोटल होना चाहिए तीनों साल का मिला के 10 लाख, और सॉरी 12 लाख, और ये 3 में से 2 साल का मिला के बन रहा है 10 लाख। तो तीसरा जो साल का प्रॉफिट, जो इंडिविजुअल प्रॉफिट मिसिंग है, वो आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, 2 लाख रुपए। मैं जितना बोल रहा हूँ हम रिकॉर्ड भी कर ही रहे हैं, तो उससे माही का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी इस तरह से फ़ायदा होगा, क्योंकि पता नहीं अब कब हम दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हों, तो इसलिए बस सिंपली सुनना होगा दोबारा, क्योंकि आगे अगर हम इसको रिकॉर्ड अभी करके रख ले अरिहंत की चीज़ों को, आगे से फिर हम ओसवाल पे क्लासेस के दौरान फोकस कर सकते हैं, अरिहंत पे नहीं करेंगे तब। ओके, तो 6th क्वेश्चन है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1 लाख, कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 पॉइंट ये वो, और नॉर्मल क्वेश्चन है तो मेरे को लग रहा है, एक मिनट, आपको इसमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। अच्छा, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं कितने? 22,000 रुपये, और आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ, और तब मेरे पास आ जाता है सुपर प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के लिए मैं कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 लाख रुपये, और इस तरह के बिजनेस में जो नॉर्मल रिटर्न है, फेयर रिटर्न कितना है? 20%। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 22,000 रुपये। तो 22,000 एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 माइनस कर दोगे, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2,000 रुपये। अब इस 2,000 रुपये को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना है 3.5। तो यानी कि 2,000 इंटू 3.5 कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा गुडविल का, यानी कि 7,000 रुपये। ऑप्शन में है? हाँ है। तो 6 का हो जाएगा सी, 7,000 रुपये। ठीक है तान्या, ठीक है कि नहीं? पक्का? ठीक है। 7, गुडविल कैन बी परचेज्ड या सेल्फ जनरेटेड या बोथ। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी, तो दोनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोथ वाला आंसर हो जाएगा सी।
8 का एक कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट गुडविल। तो ये तो ऐसे कह रहे हैं कि बिजनेस में जो डे टू डे में रन करते हैं बिजनेस, वो चाहे कैसे भी कर लें, वो आए ना आए, वो कैसे भी रन करें, गैस करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता, उससे फ़र्क पड़ता है। तो किसी भी बिज़नेस की रेपुटेशन कितनी होगी, ये इस पर भी बड़ा ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके मैनेजर्स जो डे टू डे में रन करते हैं उस बिज़नेस को, वो कितने ध्यान से रन कर रहे हैं, उनमें काबिलियत कितनी है। तो इसलिए ये तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, काबिलियत से कोई मतलब नहीं होता गुडविल को, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। तो 8 का फॉल्स हो जाएगा। 9 है, मैंने आपको बता ही दिया। AS26 आपको अलग से पूछा जा सकता है, यहाँ पे खैर बता रहा है ये। और AS26 कहता क्या है, वो पूछ रहे हैं कि डैश एक इस तरह वाली गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर सीधा है, हमने पढ़ा था अभी शुरुआत में ही, परचेज गुडविल इसका आंसर होगा कि परचेज गुडविल को ही हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का यहाँ पे मतलब है बैलेंस शीट में, क्योंकि गुडविल आपका एक असेट है जो कि आपका बैलेंस शीट में आएगा। 10 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने जो अभी जब मैं रिवाइज करा रहा तब मैंने डिस्कस नहीं किया, डिस्कस ये करना था, लेकिन आपको याद आ जाएगा, मैंने कहीं ना कहीं जब पढ़ाया था सबसे पहले तब डिस्कस किया होगा। कभी कभी क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में ऐसी फिगर्स भी घुली हुई होती हैं जो कि हर साल होने वाली चीज़ें नहीं होती। तो उस तरह की एबनॉर्मल इनकम और उस तरह के एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट घुल चुका है, आ चुका है हमारे प्रॉफिट्स में, उसको मैंने निकालना है। तो अगर सीधे चलते हुए आप मुझे बताओ, कोई इनकम जो होगी वो प्लस हो गई होगी या माइनस हो गई होगी? कोई इनकम जो होती है वो उसने मेरे प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया होगा या घटा दिया होगा? नहीं, सीधे चलते हुए क्या कर दिया होगा? कोई भी इनकम जो होती है वो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ाती है या घटाती है? बढ़ाती है। तो लेकिन अगर वो ऐसी इनकम है जो एबनॉर्मल नेचर की है, जो कि प्लस नहीं करनी चाहिए थी, तो उसको ठीक करने के लिए मैं घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा? तो मैं घटाऊंगा। तो अगर सीधे चलते हुए कोई एबनॉर्मल इनकम ऐड हो गई जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट बढ़ गए हैं, और जबकि वो ऐड नहीं होनी चाहिए थी, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए मैं जो है अपना रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपना जो है प्रॉफिट घटा दूंगा, ठीक है। और अगर सीधे चलते हुए कोई लॉस या कोई एक्सपेंस आपका माइनस कर लिया है आपने, क्योंकि नॉर्मली आप माइनस करते हो अपने प्रॉफिट को, यानी कि घटा देते हो, लेकिन वो माइनस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो रैंडमली उसी साल राइज जो है, वो हर साल होने वाली चीज़ नहीं है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस था। तो उसको हम क्या करेंगे, तो सीधे चलते हुए हमने क्या कर दिया, गलती से माइनस कर दिया है, तो हम सही करने के लिए उसका दूसरा इफेक्ट देंगे, यानी कि ऐड बैक कर देंगे। तो ये वाली बात है कि कभी कभी अगर आपको एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं कि कुछ एबनॉर्मल इनकम्स और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हम जो है दर्ज कर चुके हैं, तो उसका अपोजिट इफेक्ट देके उसको हम निकालेंगे वहाँ से। तो अपोजिट इफेक्ट यानी कि सीधे चलते हुए एबनॉर्मल इनकम प्लस हो गई तो उसको माइनस करेंगे ठीक करने के लिए, और सीधे चलते हुए जो लॉसेज या एक्सपेंसेस एबनॉर्मल नेचर के माइनस हो चुके हैं तो उसको हम ऐड बैक करके ठीक कर देंगे। तो ये 10 का आपको अगर एप्लीकेशन देखनी हो तो आपको 14 जो क्वेश्चन है उसमें दिख जाएगी। तो 14 जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है कि आपकी एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंस अगर आपके हैं तो वो कैसे आप माइनस प्लस करोगे। तो 10 और 14 रिलेटेड हैं। खैर, तो 10 का हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट अगर उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें घुली हुई हैं तो उसको जब ठीक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप एबनॉर्मल गेंस को माइनस करते हो, यानी कि डिडक्ट, और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक करते हो, उसका अपोजिट इफेक्ट क्योंकि। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसका आंसर होगा 10 का बी। नाउ 11, विच ऑफ दीज कैन बी अ स्पेशल एडवांटेज। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा इम्पोर्ट लाइसेंस और उसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, पेटेंट्स। मैंने बताया आपको कि नहीं पेटेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर किसी और ने कोई इन्वेंशन करी है, कोई फॉर्मूला ईजाद किया है, जैसे वैक्सीन का फॉर्मूला, आप उसको यूज़ करके तभी प्रोडक्शन कर सकते हो अगर आप पहले पेटेंट परचेज़ करो। तो जैसे आप गुडविल परचेज़ करते हो वैसे ही आप पेटेंट्स, कॉपीराइट्स परचेज़ कर सकते हो। कॉपीराइट्स होते हैं क्रिएटिव वर्क में, कि आपने किसी की राइट्स खरीद लिए बुक के और उस पर आप फिल्म बना सकते हो, उस पर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। तो क्रिएटिव वर्क अगर आपने कोई ख़रीदा है किसी का तो वो कॉपीराइट्स होते हैं, और किसी की इन्वेंशन का जो फॉर्मूला है वो आपने परचेज़ कर लिया है तो वो हम बोलते हैं पेटेंट्स परचेज़ करें हैं। तो अगर आपने सपोज़ पेटेंट्स परचेज़ करें हैं तो उसके बेसिस पे अब आप वो चीज़ बना सकते हो और बेच सकते हो मार्केट में, और वो चीज़ की डिमांड भी बहुत है तभी आपने पेटेंट परचेज़ किए होंगे। तो पेटेंट्स अगर आपके पास हैं या इंपोर्ट लाइसेंसेस आपके पास हैं, इंपोर्ट आप फ्रीली कितना भी कर सकते हो, तो आपको सरकार से बार बार परमिशन नहीं लेनी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एडवांटेज है ना आपके लिए, जो कि अगर आपके पास हो और आपके कंपटीटर के पास ना हो
तो ऑब्वियसली हम अच्छे फुटिंग पे ही हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स ही ज़्यादा ही होंगे। तो इंपोर्ट लाइसेंस से मैं फ्रीली कितना भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, मुझे बार बार जो है परमिशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि इंपोर्ट जब आप करते हो तो लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास खरीद रखा है, आपने किसी और से ही खरीद लिया या सरकार से खरीद लिया, तो ये चीज़ आपको अपने कॉम्पिटिटर के अबव ले जाती है, तो इसलिए गुडविल में कंट्रीब्यूट करती है। उसके अलावा पेटेंट्स करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो कि सबके पास नहीं है, तो या तो उसके पास है जिसने खुद ईजाद किया है, या उसके पास होगा जिसने उससे परचेज़ किया है। आपने परचेज़ कर लिया तो आपके पास भी है। और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई, आपके ऐसे जानकार इतने हैं जिनके साथ आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, तो यानी कि लंबे समय तक आप बिजनेस में बने रहोगे, ये सर्टेन है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे चलेंगे। अभी 10-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास हैं पहले से ही, तो आप बिल्कुल यानी कि सेफ पोजीशन में हो, इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं। तो इसलिए तीनों ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी गुडविल को रेस करने में। 12th है व्हेन देयर इज़ नो नीड टू वैल्यू द गुडविल, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर जब होता है ना, तो हम अपने बिजनेस की गुडविल को, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसका एक हिस्सा हम जो है उससे लें, जो नया बंदा जो एंट्री लेना चाहता है, तो पहले उसको एक पेमेंट लमसम देनी पड़ेगी। किस बेसिस पे? तो बेसिस बनाने के लिए पहले मैं अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करता हूँ, और उसका 1/4 या 1/5 उससे जो है मैं पहले मांगता हूँ, और जब वो पे करेगा तब उसको मैं एंट्री देता हूँ, और तभी वो कल से जो है हमारे प्रॉफिट्स में शेयरिंग कर सकता है। तो यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के दौरान भी हम अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा रिटायरमेंट और डेथ भी जब होती है तब भी हमें अपनी कैलकुलेट करनी पड़ती है फर्म की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वाली। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से कोई बंदा आ नहीं रहा लेकिन जा रहा है, तो उसकी फैमिली को या उसको मैं उसकी जो मेहनत है, जो इतने साल से वो जुड़ा हुआ था हमारे साथ, तो गुडविल में जो उसका हिस्सा था मैं अपनी पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाल के उसका जो हिस्सा था, जो कि अब उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि या तो वो मर गया तो वो चला गया, उसको एक लमसम जो है मैं एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, एक अच्छा जेस्चर के तौर पे, जो है ग्रेटिट्यूड के जेस्चर के तौर पे उसको पे करूँगा। तो यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में भी आपको अपने बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन तक डिस्कशन। अब हम करेंगे 13 to 30 डिस्कशन, तो पहले आप उनको रीड कर लो और फिर हम करते हैं। ओके, तो अरिहंत के हम गुडविल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेज नंबर जो है हम 28 पे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 से रिज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि गुडविल जो है आपको एक पार्टनरशिप फर्म की निकालनी है 2 ईयर्स परचेज़ के हिसाब से, और आपको इसमें 2 ईयर्स परचेज़ है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़, और नॉर्मल रिटर्न्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं पहली बात तो, क्योंकि ऑप्शंस देख के आपको यही पता लगेगा कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि परसेंटेज नहीं, वो नॉर्मल रिटर्न्स पूछ रहा है सिंपली, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि रिटर्न्स को आप प्रॉफिट्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न्स यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हम? तो गुडविल आपको दे रखी है 30,000, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 25,000। अब यहाँ से पहली बात तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है पहले तो आपकी गुडविल जो है, पहली बात तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे आपको गुडविल दे रखी है कितनी? 30,000 रुपये। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज हैं 2 ईयर्स, तो इससे अगर आप डिवाइड कर दो, डिवाइड ही करेंगे क्योंकि सीधे चलते हुए तो हम गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। तो सुपर प्रॉफिट निकालना है अगर, तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, आपके सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे 15,000। अब आपके एवरेज प्रॉफिट थे 25,000, सुपर प्रॉफिट अभी आपने निकाले हैं 15,000। तो ये डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो और पहुंच जाते हो सुपर प्रॉफिट पे। एवरेज प्रॉफिट है 25,000, माइनस करोगे एक्स नॉर्मल प्रॉफिट और पहुंच जाओगे आप सुपर प्रॉफिट 15,000 पे। तो कितना माइनस करेंगे? 10,000। तो इसका आंसर होना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट बी, 10,000। नाउ 14 जो है क्वेश्चन, ये ध्यान से एक बार आप सुनना। देखिए, इसके लिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट जो हमें दे रखा है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है तो पहले हमें वो ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए जो सीधे चलते हुए, क्योंकि एबनॉर्मल इनकम तो प्लस हो गई होगी, प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। और अगर सीधे चलते हुए कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो गई है, यानी कि वो माइनस कर दिया होगा क्योंकि प्रॉफिट घटाते हैं मेरे एक्सपेंस, तो उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, एबनॉर्मल एक्सपेंस को ऐड बैक कर दिया जाता है और एबनॉर्मल इनकम को जो है माइनस कर दिया जाता है अगर वो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं इसमें। तो यहाँ पे जो है हमें अब ये सिर्फ समझना है
ये जो दो ट्रांजैक्शन दे रखी है नीचे वाली, ये मेरे प्रॉफिट को अननेसेसरीली बढ़ा रही हैं या घटा रही हैं, ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हमें देखनी है। प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000, लेकिन ये 30,000 प्रॉफिट निकाला गया है, ये जो दो चीज़ें उसके नीचे लिखी हुई हैं इसको भी कंसिडर किया गया है, यानी कि इसका इफेक्ट भी सीधे चलते हुए दे दिया गया है। अब एक एक करके आप ध्यान से सुनना। अब मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन के लिए आप लिख सकते हो डन, कि एक प्लांट रिपेयर हमने करवाया। प्लांट मतलब एक बहुत बड़ी मशीन जो कि हमने जो है रिपेयर कराई इस तरह से कि वो कहीं ना कहीं एक मेजर प्लांट रिपेयर है जिससे उसकी मशीन की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक तो होते हैं नॉर्मल रिपेयर्स जो कि मैं हर साल कराता हूँ, तो मेरे हर साल के एक्सपेंस का वो पार्ट बनते हैं और वो गलत एक्सपेंस नहीं है, वो सही एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं कोई मेजर प्लांट रिपेयर कराता हूँ तो वो उस प्लांट में एक तरह से मैंने कोई नया शायद पीसी फिट करा दिया जिससे उस प्लांट की अपने आप में काया पलटी हो गई और वो बहुत अच्छी लेवल पे ही चला गया वैल्यू वाइज। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई सिंपली आप अपने प्लांट एंड मशीनरी को उसी लेवल पे मेंटेन रहे उसके लिए जो रिपेयर्स कराते हो उसको आप बोल सकते हो एक्सपेंस अपना। लेकिन अगर आप कोई मेजर प्लांट रिपेयर कराते हो जिससे उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो हम नॉर्मली असेट साइड जो है रिकॉर्ड करते हैं, ना कि इस साल का खर्चा मानते हैं। और टोटल वो इस साल का जो खर्चा हुआ है आपको वो इसी साल खर्चों के तौर पर नहीं दिखाते, उसको डेप्रिसिएशन के साथ कंसिडर करते हैं, उसको उतने साल में बांट देते हैं जितनी लाइफ है अभी बची हुई उस प्लांट की। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हमने 10,000 खर्चा किया ये मेरा एक नॉर्मल खर्चा नहीं है जो मैं हर साल करता हूँ, ये एक ऐसा खर्चा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसपे डेप्रिसिएशन के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होगी कि हर साल इसका 2,000 या 3,000 रुपये जो है मैं खर्चों में रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन मैंने गलती क्या की, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको चार्ज कर लिया, यानी कि डिडक्ट कर लिया मेरे इस साल के रेवेन्यू से, यानी कि पूरा का पूरा 10,000 मैंने एक एक्सपेंस मान के जो है माइनस कर दिया, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सपेंस होता है जिसमें आप कोई चीज़ खरीदते हो प्लांट एंड मशीनरी या उसको मेजर तरीके से अपडेट करवाते हो जिससे उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो वो खर्चे को आप नॉर्मल खर्चा नहीं मानते और उस साल के पीएनएल में डेबिट नहीं करते। लेकिन हमने यहाँ पे गलती कर दी है कि कर दिया है, तो इसकी वजह से सीधे चलते हुए मुझे ध्यान से बताना मेरा प्रॉफिट अननेसेसरली बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तान्या आपके हिसाब से क्या है? बढ़ गया होगा। नहीं, क्यों? देखो मैंने 10,000 रुपये खर्चा किया है, लेकिन मुझे क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल के खर्चों में उसी वक्त रिकॉर्ड नहीं किए जाते, उसको फॉर द टाइम बिंग बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं हम, उसका इस साल खर्चों में हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन मैंने गलतियां कर दी है कि मैंने चार्ज कर लिया उसको रेवेन्यू पे। चार्ज करना रेवेन्यू पे मतलब है कि मैंने रेवेन्यू घटा दिया उतने अमाउंट से इस साल, यानी कि चार्ज करना यानी कि मैंने डिडक्ट कर लिया अपने रेवेन्यू उतने अमाउंट से, तो मेरा प्रॉफिट यानी कि उतने अमाउंट से घट चुका है क्योंकि मैंने उसको इस साल खर्चों में दिखा दिया, जबकि नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि वो मेरा रेवेन्यू नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको मैं उस साल के खर्चों में उस वक्त शो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे इस साल का प्रॉफिट जो है अननेसेसरली घट गया है। तो ठीक करने के लिए इस पूरी सिचुएशन को मैं अपने जो 10,000 है ये ऐड बैक कर दूंगा क्योंकि ये सीधे चलते हुए माइनस हो चुका है, जबकि नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता यानी कि नॉर्मल हर साल होने वाला खर्चा होता तो मैं नॉर्मल खर्चों में दिखाता ही दिखाता, लेकिन ये मेरा एक मेजर खर्चा है जिसकी वजह से मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी है जो मेरा एक फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इस खर्चे को मैं उसकी वैल्यू के साथ अटैच करके नॉर्मली डेप्रिसिएशन के साथ साथ चार्ज करूँगा खर्चों में, ना कि सारा का सारा इस साल। तो मैंने कर लिया तो मैंने गलत किया है, इसलिए मैं इस गलती को सुधारने के लिए जो 10,000 खर्चा मान लिया है उसको हटाऊंगा, इसलिए सीधे चलते हुए माइनस करता हूँ, मैं प्रॉफिट्स को घटा देता हूँ खर्चों की वजह से, लेकिन ऐड बैक करूँगा क्योंकि मुझे उसका जो एडजस्टमेंट है वो अपोजिट करनी है ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इसलिए ऐड बैक कर दूंगा मैं 10,000। दूसरी चीज़ लेते हैं, तो पहली बात 30,000 में 10,000 ऐड बैक होंगे क्योंकि सीधे चलते हुए उसने मेरे प्रॉफिट्स को घटाया हुआ है और अब मैं ऐड बैक करके अपने प्रॉफिट को ठीक कर दूंगा, बढ़ा के 40,000 हो जाएगा। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं कि उसकी वजह से मेरा अननेसेसरली प्रॉफिट घटा हुआ है बढ़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ओवर वैल्यूड। पहली बात तो ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 10 से, लेकिन आपने उसको ज़्यादा से रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, आपने 15 से 20 से 25 से रिकॉर्ड कर लिया, तो यानी कि ओवर वैल्यूएशन कर रखी है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था कई बार जब भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता हूँ कि ना क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो मेरा पिछले साल जो मेरा स्टॉक नहीं बिक पाया
बेसिकली क्या है, सपोज मैंने 10,000 खर्चा किया पिछले साल, परचेजेस करी गुड्स की, लेकिन मेरा 8,000 का ही माल बिक पाया, तो मेरा जो 2,000 का सामान नहीं बिक पाया वो मेरा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको मैं उस साल के खर्चों से हटाता हूँ, तभी मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ, ना कि डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड तो खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि 10 मेरा टोटल खर्चा हुआ था, पर 2,000 का जो खर्चा था उसका मुझे फ़ायदा इस साल नहीं मिला क्योंकि वो बिका ही नहीं। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को मैं अपने खर्चे कम करने के लिए डेबिट साइड ही नहीं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता था। अच्छा, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, वो मेरे इस साल का क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो वही मैं कैरी फॉरवर्ड करके इस साल ओपनिंग स्टॉक बोलूँगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी एक तरह से ओवर वैल्यूड है। और ओपनिंग स्टॉक किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके खर्चों को या आपकी इनकम्स को, आपके खर्चों को, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वो फिगर होती है जिसका फ़ायदा आपको पिछले साल नहीं मिल पाया, क्योंकि पिछले साल वो चीज़ बिकी नहीं, लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ कि इस साल सबसे पहले मैं उसको बेचूंगा, क्योंकि नहीं तो पुराना पे पुराना ही तो चला जाएगा। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक का फ़ायदा मुझे इस साल मिल जाएगा, तो इसलिए उसको मैं इस साल के खर्चों का पार्ट बना सकता हूँ। पिछले साल के खर्चों का पार्ट नहीं बनाना था, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नाम से क्रेडिट कर दिया था। इस साल के खर्चों का पार्ट बनाना है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक नाम से डेबिट करूँगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओवर वैल्यूड है, तो वही सेम फिगर हम अगले साल का ओपनिंग स्टॉक में लिखते हैं, तो वो भी ओवर वैल्यूड ही होगा। तो मेरे खर्चे जो हैं इस साल के, जो करंट ईयर के हैं, वो बढ़े हुए हैं। कितने अमाउंट से, 10,000 से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं तो करंट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा हुआ है घटा हुआ है उसको देखूंगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, यानी कि हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, और यानी कि हमारे इस साल के खर्चे ओवर वैल्यूड हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं, जबकि इतने रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे। तो कितने से ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखे हैं खर्चे, 10,000 से। तो जितने ज़्यादा आप खर्चे रिकॉर्ड करोगे उतना ही घट जाएगा आपका प्रॉफिट। तो इसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट क्या हैं, घटे हुए हैं 10,000 से, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करता है खर्चों की साइड को। तो इसलिए इसको भी मैं क्या कर दूंगा ठीक करने के लिए, ऐड बैक। तो ये भी मेरे सीधे चलते हुए जो है खर्चे को, प्रॉफिट्स को घटा चुका है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक मेरे इस साल के खर्चों में मैं जो है जोड़ता हूँ, और वो अगर बढ़े हुए हैं तो यानी कि खर्चे बढ़े हुए हैं, यानी कि उतने अमाउंट से मेरा प्रॉफिट घटा हुआ है, तो मैं इसको ठीक करने के लिए अपने प्रॉफिट को 10,000 से बढ़ा दूंगा। तो 30,000 मेरी ओरिजिनल फिगर थी, और उसके बाद ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स हैं, ये दोनों एक तरह की निकली कि इसने मेरे प्रॉफिट को घटा रखा है, तो इसलिए इन दोनों को मैं ऐड बैक कर दूंगा, और इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा डी, 50,000। अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपली रफा दफा कर दो कि ठीक है 50,000 आ गया, तो सही नहीं होगा। आपको बिल्कुल डीपली समझना पड़ेगा, ताकि आप कोई न्यू सिचुएशन को भी समझ सको कि ये मेरे इस साल के खर्चों को, इस साल के प्रॉफिट्स को घटा चुकी है, अननेसेसरी या बढ़ा चुकी है। तो इसमें आपको आगे 1-2 क्वेश्चन और दिखेंगे, तो उसमें मैं शायद आपको खुद कुछ ना बताऊं, मैं कहूँगा कि आप ये खुद ट्राई करना, और फिर भी डाउट आए तो पूछना। तो उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि वो आप पहले खुद करना, ताकि चेक हो सके कि क्या आप ये जज कर पा रहे हो कि नहीं कि इस साल के प्रॉफिट मेरे घटे हुए हैं या बढ़े हुए हैं अननेसेसरली। अब मैं आता हूँ 15 पे। अब आ रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन। पहली बात तो इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है, अमेलगमेशन। अमेलगमेट करने का मतलब आपको पता है क्या होता है? कंबाइन। बिल्कुल, मर्ज करना, कंबाइन करना, इसी को हम बोलते हैं अमेलगमेट करना। तो अगर दो पार्टनरशिप आपस में मर्ज होना चाहती हैं, तो भी जो है हम दोनों की अपनी अपनी गुडविल कितनी है इस वक्त, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सेफ साइड, ताकि हम बाद में अगर उसके एसेट ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं कुछ, तो ऐसे करके जिसकी ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो उतना उनको कंपेंसेट कर सकें हम उनकी गुडविल के हिसाब से एक लमसम दे के। तो सेफ साइड, आप जब भी दो बिजनेस को कंबाइन करते हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म हो, आप हमेशा दोनों बिजनेस की पहले कंबाइन होने से पहले अपनी अपनी गुडविल कितनी थी वो रिकॉर्ड करके रखते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे कि देर इज़ अ नीड टू वैल्यू गुडविल व्हेन देर इज़ अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसको आप याद कर सकते हो कि हाँ ये करते हो। इवन आपके TS ग्रेवाल में भी जो लास्ट पॉइंट है वो ये लिख रखा होता है कि नीड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लास्ट पॉइंट उसमें लिख रखा होता है कि जब भी दो बिजनेस अमेलगमेट होते हैं, तब भी दोनों की इंडिविजुअल जो गुडविल है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ताकि बाद में अगर कोई एक बिजनेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको उतने अमाउंट से कंपनसेट कर सकें हम। ठीक है। 16 है, बड़ा आसान है। AS26 जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करवाता है, ये बिल्कुल गलत है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। परचेज गुडविल को वो रिकॉर्ड करवाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर 17 है, परचेज गुडविल इज एक्वायर्ड बाय बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन इन कैश काइंड बोथ।
तो देखिए पहली बात तो काइंड का मतलब हमें पता होना चाहिए। काइंड का मतलब है कि आपने सामने वाले को पेमेंट कर दी है पर आपके पास कैश नहीं है आपके पास, लेकिन सपोज़ ये बैग है तो आपने बैग भी दे दिया, उसने रिसीव कर लिया तो बात ख़त्म। मतलब बेसिकली क्या है, वो आपसे सपोज़ 2,000 रुपये मांग रहे हैं गुडविल के, आपके पास दोनों चॉइस होती है। अगर वो तैयार है आप 2,000 कैश भी दे सकते हो, आप 2,000 वैल्यू का कोई एसेट भी दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं काइंड में देना। तो इसलिए गुडविल की पेमेंट करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं बिजनेस में, कि कैश भी दे सकते हो, काइंड भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर 18 है, 18 में मैं आपको मैच करवा देता हूँ कि कौन किससे होगा। इंटेंजिबल एसेट जो है वो एक फीचर ऑफ गुडविल है, क्योंकि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है तो सिंपली उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। तो ये ए के साथ आप सेकंड जोड़ सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस जो है आप जोड़ सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल के साथ, क्योंकि नेचर ऑफ गुडविल कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपकी गुडविल तेज़ी से बढ़ेगी कि नहीं। अब जैसे सपोज मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो हर कोई कर रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि मेरी इकलौती की जो गुडविल है वो बढ़ जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है मेरा जो पूरी गली में, पूरे रोड पे मैं ही कर रहा हूँ अकेला, तो मेरी मोनोपोली एक तरह से। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है गुडविल को। तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस को आप जोड़ सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल के साथ। फिर सुपर प्रॉफिट जो है ये एक मेथड है, ये टाइप ऑफ गुडविल है, ये एक मेथड है। तो इसको जो है आप फर्स्ट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन के साथ जोड़ सकते हो। और सेल्फ जनरेटेड जो है वो एक टाइप ऑफ गुडविल है, तो उसको आप फोर्थ के साथ जोड़ सकते हो। अब जो भी इसका बनेगा आप देख लेना। 19 में आते हैं, गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। ये ट्रू होता अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड के जो मेथड्स हैं उसकी बात कर रहे होते। मैंने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट से जो आंसर आता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता सुपर प्रॉफिट वाले के, क्योंकि बीच में फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से। तो सुपर प्रॉफिट अलग होते हैं, एवरेज प्रॉफिट अलग फिगर होती है। तो इसलिए जो है ये दोनों अलग अलग मेथड हैं जो अलग अलग आंसर देते हैं। हाँ, जो तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके अंदर जो दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो दोनों आपको एग्जैक्टली सेम आंसर देते हैं। लेकिन ये तो एक जर्नल स्टेटमेंट पास कर रहा है कि कोई भी मेथड फॉलो करो सेम आंसर आएगा, तो ये तो गलत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। नाउ फिर 20 जो है ये इस सेंस में पूछ रहा है कि अगर आप समझदार हो तो क्या नॉन बिजनेस इनकम्स को आप सीधे चलते हुए कंसिडर करोगे कि नहीं, प्रॉफिट्स में ऐड करोगे कि नहीं। तो नहीं, जो नॉन बिजनेस इनकम्स है वो एबनॉर्मल इनकम्स हैं जिसको मैं सीधे चलते हुए कंसिडर नहीं करूँगा अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कंसिडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए 20 का हो जाएगा बी। नाउ 21 जो है विच मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट अ न्यू बिजनेस विल नॉट बी एबल टू अर्न। इसमें आप एक वर्ड भी जोड़ सकते हो, अर्न एनी प्रॉफिट्स, मतलब वो बिल्कुल भी अपनी मेहनत से जो है कुछ भी नहीं कमा पाएगा। ये कौन सा मेथड एज्यूम करता है, तो इसमें आंसर होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड यूज ही तब किया जाता है जब मुझे लगता है कि मैं अपनी मेहनत से भी जो है कुछ 2-4 हज़ार रुपये जो है कमा सकता हूँ, फिर मैं उसको माइनस कर देता हूँ और सुपर प्रॉफिट्स को लेके आगे जो है चल पड़ता हूँ गुडविल निकालने के लिए। लेकिन जो मेथड ये कहता है, सिरे से नकार देता है कि आपकी अपनी मेहनत भी है, वो कहता है कि नहीं, सारी मेहनत हमारी है, जो आप हमसे गुडविल परचेज करो उसी की वजह से आपको 1-1 रुपये प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आपकी अपनी मेहनत को ज़ीरो मानता है। तो 21 का आंसर होना चाहिए ए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, नाउ ये आ गई इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि शायद मुझे याद नहीं मैंने बताया हो ना बताया हो, लेकिन बताया भी होगा तो बहुत पहले की बात होगी। तो इसलिए मैं एक बार 22 का जो कंसेप्ट है वेटेड एवरेज का रिपीट करूँगा। मैंने बताया क्या कभी वेटेड एवरेज के बारे में, आपको बताया था कि सिमरन? ठीक है, वेटेड एवरेज बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, जब भी क्या होता है, आप जब सपोज 4 साल का डेटा दे रखा है, 4 साल के मार्क्स दे रखे हैं एक बच्चे के, ओवरऑल इंग्लिश में मार्क्स दे रखे हैं, 8th में सपोज आए 70%, 9th में आए 65%, 10th में आए 70% फिर, और 11th में आए सीधा ही 92%। तो अब 12th में कितने आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं पिछले 4 साल की एवरेज निकाल लूँगा और वो जो मेरे को आंसर दिखा रही है मैं उतना प्रेडिक्ट कर पाऊँगा कि 12th में इतना आएगा। अब लेकिन अगर मैं चारों साल के डेटा को इक्वल वेटेज दूं, यानी कि सिंपली इन चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दूं, इसको मैं बोलता हूँ सिंपल एवरेज निकालना। लेकिन जब हम रीसेंट परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेट देना चाहते हैं, क्योंकि देखो अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस को वेट दें तो अभी अभी जो रिजल्ट आया 11th का उसमें तो हमारे 92% है, और उससे पहले का जो डेटा है वो तो दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल ही मतलब हूँ बहुत कम।
तो अगर मैं रीसेंट परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज देना चाहता हूँ, इस तरह से मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो उस तरह की एवरेज को मैं बोलता हूँ वेटेड एवरेज। तो अगर आप थोड़ा सा रियलिटी के करीब रहना चाहते हो और रियलिटी यानी कि रीसेंट परफॉर्मेंस आपकी कैसी थी उसको ज़्यादा कंसिडर करना चाह रहे हो और उससे पहले के डेटा को कम वेटेज देना चाहते हो, तो इस तरह की एवरेज को जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा को लिखते हैं, उसके आगे ना सबसे रीसेंट फिगर को सबसे ज़्यादा वेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब वेट कितनी देंगे, तो अगर 4 फिगर्स लिखी हुई हैं तो सबसे रीसेंट वाले को मैं फिगर दे देता हूँ, वेट दे देता हूँ 4। उससे पुरानी वाली को मैं कम कंसिडर करना चाहता हूँ तो उसको मैं वेटेज दे देता हूँ 3, उससे पुरानी को 2 और उससे पुरानी को 1। अच्छा, अगर ये फिगर्स 5 होती तो मैं सबसे रीसेंट वाले को फिगर वेट कितना देता, 5, उससे पुरानी को 4, उससे पुरानी को 3, फिर 2, फिर 1। तो इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इससे हमारी एवरेज ना रीसेंट परफॉर्मेंस को ज़्यादा कंसिडर करती है और हमारी सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में फ़र्क दिखेगा आपको। अब अच्छा, वेटेड एवरेज में मैंने वेट्स प्रोवाइड कर दिए। अब मैं जो हमारा डेटा है, जैसे हमारे जो परसेंटेज थी 70, 65, 70, 92, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वेट के साथ और हमारा आ जाता है प्रोडक्ट। फिर मैं टोटल करता हूँ प्रोडक्ट का और उसको डिवाइड करता हूँ 4 से नहीं, टोटल वेट से। ये जो मैं सारा बोले जा रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो आप एक बार ठंडे दिमाग से लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, जो मेरा डेटा दे रखा है उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट आ जाता है, टोटल प्रोडक्ट को ऊपर रखता हूँ जो आया और टोटल वेट्स को यानी कि 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10 उसको नीचे रखता हूँ और जो हमारा आंसर आ रहा है वो सिंपल एवरेज नहीं, वो हो जाती है वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये ट्रू रहती है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आप 4 साल पहले जिस तरह से परफॉर्म करते थे, सिंपल एवरेज तो मानते हैं कि वो भी हो सकता है पूरी तरह, लेकिन वेटेड एवरेज कहती है कि पिछले जो 2 साल का डेटा है, पिछले जो 3 साल का डेटा है, उसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसको वो सबसे ज़्यादा वेट प्रोवाइड करती है। इसलिए वो जब हम वेटेड एवरेज निकालोगे भी आप तो वो झलकेगा। जब आप इसी मेथड से सिंपल एवरेज से अगर आप अपने एवरेज मार्क्स निकालोगे ना तो वो बहुत कम आएंगे, वो 75 के आसपास वो हो रहे होंगे। लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज से निकालोगे तो क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वेट प्रोवाइड किया रीसेंट परफॉर्मेंस को जो कि अच्छी थी, उसकी वजह से जो आपका आंसर आएगा ना वो 80s में आएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेट दे रहा था उसको। और आंसर कुल मिला के लास्ट में जब आप देखोगे तो ज़्यादा ही आएगा सिंपल एवरेज से, और ज़्यादा ही आना चाहिए क्योंकि हम रीसेंट परफॉर्मेंस को अगर देखें तो हमारे मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए 12th में, ना कि कम। तो सिंपल एवरेज में आप एज गुड एज ये भी बोल सकते हो कि सिंपल एवरेज में ना हम सभी को वेट देते हैं 1 1 1 1, इसलिए उसको सिंपली हम क्या करते हैं, हम हर डेटा को प्लस करके नंबर ऑफ डेटा यानी कि 4 से डिवाइड कर देते हैं। वेटेड एवरेज में बस वेट बीच में ले आता हूँ और वेट लाने से मैं कस्टमाइज तरीके से एवरेज निकाल सकता हूँ कि जिसको मैं ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ उसको मैं ज़्यादा वेट दूंगा और नहीं तो मैं पिछले बहुत जो पुरानी बातें हैं उसको कम दूंगा। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखो 22 जो आपसे कह रहा है कि अगर आप सपोज जो रीसेंट अगर आपके प्रॉफिट्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं उसके ट्रेंड को आप ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, आपकी एवरेज में झलके वो, तो आपको कौन सी तरह की एवरेज यूज़ करनी चाहिए। सॉरी, ये उल्टा पूछ रहा है। वेटेड प्रॉफिट मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए, यानी कि सब कुछ सेम है एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही। अगर आप सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज निकाल लो तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो कब यूज़ करना चाहिए, अगर हमारे डेटा कांस्टेंट ही है 4-5 साल का तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरा डेटा राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है तो वहाँ पे वेटेड एवरेज काफ़ी काम आ सकती है क्योंकि उससे मुझे मेरे रिसेंट परफॉर्मेंस का डेटा उसमें झलकेगा। तो क्योंकि अगर वो चीज़ राइज कर रही है या चीज़ वो फॉल कर रही है और मैं वेटेड एवरेज यूज़ करूँ एवरेज निकालने के लिए तो मेरी जो एवरेज आएगी वो ज़्यादा क्लोज होगी रियलिटी के। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ लेकिन कांस्टेंट ही है मेरा डेटा 4 साल का, फिर तो आप कोई भी यूज़ कर लो सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर चीज़ें सेम ही हैं तो फिर आप वेट जो है कहीं ना कहीं जर्नली नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि वो सेम ही है। तो एक तरह से आप फिर उसकी सिंपल एवरेज निकाल लेते हो। अगर कोई चीज़ राइज कर रही है या फॉल कर रही है तो उस फॉल को या राइज को आप तवज्जो देना चाहते हो, इसलिए आप वेटेड एवरेज निकालते हो। तो 22 का हो गया बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ओके, 23 ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन लिखना पड़ेगा। इफ़ सुपर प्रॉफिट इज़ नेगेटिव और ज़ीरो इट मीन्स एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू और लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, पहली बात तो सुपर प्रॉफिट ज़ीरो हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है अगर मेरे एवरेज प्रॉफिट में से जो मैं माइनस करता हूँ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट वो एग्जैक्टली इक्वल हो।
तो मेरे एवरेज प्रॉफिट सपोज 20,000 है और 20,000 ही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट 0 कब होगा, वो तो हम समझ गए। सुपर प्रॉफिट नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा। अच्छा, सुपर प्रॉफिट जब नेगेटिव होगा तो क्या हो रहा होगा, मेरा एवरेज प्रॉफिट बहुत छोटी सी फिगर होगी और जो मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर रहा हूँ उसमें से वो बड़ी फिगर होगी, तभी मेरा जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि जैसे सपोज एवरेज प्रॉफिट मेरा 20,000 है और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट में माइनस जो कर रहा हूँ वो सपोज 26,000 है, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, -6,000। तो यानी कि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव और 0 हो सकता है पहली बात तो, और जब ये होगा तो मेरे जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होंगे, कम होंगे, क्या होंगे। तो पहली बात तो 0 जब होगा सुपर प्रॉफिट तो वो पोजीशन तो होगी इक्वल वाली कि मेरे एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के इक्वल हैं। और जो सिचुएशन है कि जब मेरे सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हों तो उस सिचुएशन मेरे एवरेज प्रॉफिट कम होंगे मेरे नॉर्मल प्रॉफिट से। तो और ये यही बात कर रहे हैं कि मेरे एवरेज प्रॉफिट जो है या तो इक्वल होंगे या कम होंगे, तभी जो है कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में जा सकता है या 0 पे रहेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए 23 का जो है वो ट्रू होना चाहिए। 24 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताओ श्राव्य आप बताओ इसका। एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल, और एवरेज की जगह ये एक्चुअल वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, कि जो मेरा एवरेज यानी कि एक्चुअल जो प्रॉफिट सपोज जितना ज़्यादा होगा नॉर्मल से, वही मेरी फिगर है सुपर प्रॉफिट की। तो ये इसी तरह से ही पूछ रहा है। नाउ 25 ये कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को, या ये बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कंसिडर करते हो कि नहीं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। नो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो यूज़ होती है सुपर प्रॉफिट मेथड में, क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करता हूँ, तो जाके वो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में तो यूज़ होती है, इवन कैपिटलाइजेशन मेथड में भी यूज़ हो जाती है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर 26 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज असर्टेन्ड, यानी कि कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग डैश अर्नड एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए कैपिटलाइज वैल्यू का ना फॉर्मूला क्या होता है कि आपके जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं या सुपर प्रॉफिट्स हैं, जो भी यानी कि प्रॉफिट्स जो होते हैं उसको आप ऊपर रखते हो और नीचे रखते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज, और ऐसे करके आपकी जो है कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, पीछे यहाँ पे जो इन्होंने नोट्स दे रखे हैं यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आपको कहीं और नहीं देखना, सारे फॉर्मूले आप यहाँ से देख सकते हो। तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हम ऊपर रखते हैं एवरेज या सुपर प्रॉफिट्स और नीचे रखते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को किसके साथ रखते हैं, प्रॉफिट्स के साथ, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी प्रॉफिट्स। हाँ 27 नेट असेट्स। बेसिकली एक बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट असेट्स भी बोल सकते हो। बेसिकली नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, उस बिजनेस के सारे असेट्स आप लेते हो और माइनस कर सकते हो आउटसाइड लाइबिलिटीज़, लेकिन बिजनेस के असेट्स को कंसिडर करते हुए आप 3 चीज़ें कंसिडर नहीं करते। एक तो गुडविल, क्योंकि गुडविल कोई ऐसा एसेट नहीं है जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और बिजनेस को। तो बेसिकली आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त वो असेट्स को कर सकते हो जिसको आप बेच के कुछ आपको पैसे मिल सकते हैं। तो सपोज आपने किसी और से गुडविल परचेज कर रखी है और वो असेट साइड शो हो रही है, तो वो जर्नली आप बेच नहीं सकते, कोई और नहीं ज़रूरी कि वो खरीद ले आपसे। तो इसलिए जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा होता हूँ तो मैं सारे असेट्स को कंसिडर करता हूँ एक्सेप्ट गुडविल। उसके अलावा जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो तो है ही नहीं एसेट, तो उसको भी कंसिडर नहीं करता। और उसके अलावा अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है नॉन ट्रेड नेचर की, यानी कि मैंने कोई अपना एक्सेस पैसा कहीं और किसी को दे रखा है, लेकिन वो जिसको मैंने दे रखा है उसकी वजह से मतलब वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड जगह मैंने लगा रखा है, मेरे बिजनेस को उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी में नहीं लगा रखा मैंने अपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स, तो उसको मैं बोलता हूँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसको भी मैं अपने जो है असेट्स में गिनता नहीं हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबल है जो कि आप नेट असेट्स या बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त कंसिडर नहीं करते अपने असेट्स में। गुडविल नहीं करते क्योंकि वो इतना वैसा असेट है, वल्नरेबल असेट है कि उसको आपको बेच के आगे किसी से पैसे मिल जाए बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आपने खुद किसी और से परचेज की है। अब आप उसको इस और किसी तीसरे पर्सन को बेचना चाहते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ख़रीदे, क्योंकि शायद उसको ज़रूरत भी ना हो। आपको तो ज़रूरत थी तो आपने किसी से परचेज़ कर दी हो गुडविल, लेकिन उसी गुडविल को आप
आसानी से बेच पाओ किसी थर्ड पर्सन को बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए गुडविल को सेफ साइड आप ऐसा एसेट नहीं मानते जिसको आप जो है बेच पाओ आसानी से। तो इसलिए गुडविल को आप नहीं मानते कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। उसके अलावा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं मानते क्योंकि वो पूरी तरह अनरिलेटेड जगह आपने पैसा लगा रखा है। और फिक्टिशियस एसेट्स तो हमारे लॉसेज होते हैं जिसको फॉर द टाइमिंग बस मैंने असेट साइड प्लेस कर रखा है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें मैंने जो है नहीं लेनी। देखो ट्रेड का मतलब ये है, जैसे मेरा सपोज़ काम है चॉकलेट बनाने का, मेरी फैक्ट्री है, तो मैंने अपना एक्सेस पैसा सपोज़ चॉकलेट का ही किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहाँ कहीं मैंने रिलेटेड जगह की है, तो यानी कि मैंने अपनी इंडस्ट्री में ही किसी को पैसे प्रोवाइड किए हैं। तो इसको हम बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट जो मैंने किए वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, कि आपके जो ट्रेड है, आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उसी से रिलेटेड आपने जो है पैसे इन्वेस्ट करें हैं, उसी तरह के लोगों को दिए हैं जो आपका काम है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो उसको फिर भी आप एज गुड एज अपने एसेट्स मान सकते हो क्योंकि उसी इंडस्ट्री में आप अपना पैसा फ्लो करवा रहे हो। आपने बिल्कुल ही कोई अनरिलेटेड जगह कर दिया तो एक तरह से आप एज गुड एज अपने बिजनेस से पैसा बिल्कुल ही बाहर ले गए, तो इसलिए उसको आप ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोल के आप इग्नोर करते हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। फ़िलहाल आपके लिए इतना रिलेवेंट है। बाकी हाँ, ट्रेड नॉन ट्रेड के बारे में मुझे और कुछ पता लगता है तो मैं बताता हूँ।